आइए आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन के बहुत ही अच्छे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग फोकस और फोकस दूरी के बारे में पढ़े हुए थे। जो गोलीय दर्पण होता है उस गोलीय दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है और फोकस दूरी किसे कहा जाता है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। आज हम लोगों को जानना है कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त करते हैं, चाहे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, जहां भी हम लोग वस्तु को रखते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर वस्तु को रखते हैं और उनसे आपका उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग किस नियम के आधार पर हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। हम लोग ऐसा जानते हैं कि जैसे कोई वस्तु होगा, उस वस्तु पर लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ने के बाद उस वस्तु से क्या होगा, चारों दिशाओं में प्रकाश की किरणें निकलेंगी। अब हमको ये पता नहीं है कि ये जो प्रकाश की किरण है यानी कि चारों दिशाओं में निकली, अब कौन सा प्रकाश का किरण दर्पण के किस सतह पर पड़ा और दर्पण से परावर्तन के बाद किस दिशा में वो परावर्तित होगा। क्या हम प्रत्येक किरण को परावर्तित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मान लिया जाए कि कोई दर्पण है और दर्पण के किसी भी दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, ऐसे 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 बहुत सारा प्रकाश का किरण क्या होगा, आपतित होगा। क्या हम हर एक प्रकाश की किरणों की सहायता से हम लोग किरण आरेख खींच सकते हैं? क्या नहीं खींच सकते हैं। बहुत ही समस्या हो जाता है, बहुत ही जटिल हो जाएगा खींचने में और हम लोग नहीं खींच पाएंगे। उसी समस्या का समाधान करने के लिए जो गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को खींचने के लिए कुछ नियम दिया गया है जिसको हम लोग जानते हैं। उसी नियम के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो वस्तु को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमेशा दो किरण को लिया जाता है। अगर कोई भी वस्तु होगा, उस वस्तु से मात्र दो किरण आरेख लेते हैं। वही दो किरण आरेख की सहायता से आपका उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसी दो प्रकाश की किरणों के बारे में बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगा या वक्रता केंद्र से गुजरेगा या फिर आपका पोल की दिशा में गुजरेगा या फोकस की दिशा में गुजरेगा तो क्या होगा। चार आपका नियम है और चार ही नियम के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, टोटल का टोटल अवतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से प्राप्त प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है, केवल और केवल इन्हीं चार नियमों से। तो चार नियम क्या है उनको हम लोग देखते हैं। तो आपका देख लीजिए, लिखा गया है अवतल तथा उत्तल दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंब को प्राप्त करने का नियम। जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब यानी कि जो बना है उसको प्राप्त करने का क्या नियम है, उसी नियम को हम लोग जानेंगे। पहला नियम आपको लिखाया गया है। पहला नियम क्या है, तो आपको भाषा से कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको फिगर से लेना देना। क्या लेना देना है? फिगर। यदि आपको फिगर याद रहेगा तो भाषा आप अपने मन से लिख लीजिएगा। भाषा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप केवल फिगर देखिए और भाषा अपने से लिखिए। वो भाषा हम लोग लिखते हैं। देखिए, ये आपका सामने में एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को हम लोग पहचानने के लिए सीख चुके हैं। तो इस अवतल दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष है। ये वाला बीच वाला लाइन दिख रहा है, ये आपका मुख्य अक्ष है। हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष पर फोकस और वक्रता केंद्र आपका स्थित होता है। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ये वाला जो बिंदु है आपका, ये फोकस हो गया और ये वाला जो बिंदु है आपका वो वक्रता केंद्र हो गया। तो पहला रूल कहता है या पहला नियम कहता है, यदि प्रकाश की किरण, यह आपका प्रकाश की किरण है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यदि प्रकाश की किरण चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, कोई भी अवतल उत्तल, है ना, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये भी प्रकाश का किरण है आपका, लिख भी सकते हैं हम लोग, बड़े आराम से लिखेंगे प्रकाश की किरण, ठीक है, वहां भी लिख देंगे प्रकाश की किरण। तो दोनों में ये जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका मुख्य अक्ष, ये उत्तल दर्पण है
और उत्तल दर्पण में आपका ये वाला लाइन जो दिख रहा है, जो दर्पण के मध्य से गुजरा है, पोल से होकर के गुजरा है, उसी लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस मुख्य अक्ष पर भी F है और C है। F मतलब फोकस, C मतलब वक्रता केंद्र। तो यहां पर स्थित है। दोनों ही जगह हम लोग क्या दिखाए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण में क्या होता है ना, तो लिखा गया जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब उत्तल और अवतल दोनों के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद पहला अवतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से गुजरती है या जाती है। ये देख लीजिए, है दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या, उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती। जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर आया, परावर्तन हुआ, वो इस डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो है आपका दर्पण के पिछला वाला बिंदु यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा घटना होता नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी कि फोकस से देखिए क्या हो रहा है, आती हुई प्रतीत। कहीं भी जाके आंख में जाएगा किसी भी वस्तु व्यक्ति के, उसको लगेगा कि ये जो प्रकाश का किरण है आपका ये वाला, तो ये जो है इस बिंदु से आ रहा है ना। तो ये आपका पहला नियम है। उत्तल, ये उत्तल में, ये अवतल में, दोनों में यही कहा गया। अवतल में क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता, तो क्या होता है, फोकस से होकर के गुजरती है। कहां से जाती है, फोकस से जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपका फोकस से आती हुई प्रतीत होता है। एक फोकस से गुजरती है और एक फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका दोनों में आपका कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग पहला नियम बोलते हैं और हम लोग इसी नियम का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इस प्रकार का फिगर कि ऐसा जब होगा तो हमेशा ऐसा होगा और जब ऐसा होगा तो इस डायरेक्शन में हमेशा जाएगा और फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए अब दूसरा रूल क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि C की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौटा दी जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौटा दी जाती है। ये देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र, ये देखिए प्रकाश की क्या है, किरण है। ये प्रकाश की किरण किस दिशा में आ रहा है, हो ई, वक्रता केंद्र है ना, इस दिशा में आया है। जैसे ही वक्रता केंद्र की दिशा में कोई भी प्रकाश का किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है या लौटा दी जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वक्रता केंद्र है इस अवतल दर्पण का लंबवत पॉइंट है। क्या है, लंबवत पॉइंट। हम लोग समतल दर्पण में पढ़े हुए थे कि अगर समतल दर्पण में प्रकाश का किरण क्या होगा, लंबवत आपतित होगा तो वो उसी मार्ग पर वापस लौटा दिया जाएगा, पढ़े थे ना। तो यहाँ पर भी वही घटना घटित हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला केंद्र जो है ये आपका सेंटर में है यानी कि लंबवत में खड़ा है, यानी इस दिशा में कोई भी प्रकाश का किरण आएगा तो इसी दिशा में वापस लौटा दिया जाएगा। अवतल में भी ऐसा होगा, उत्तल में भी वैसा होगा। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण जो है किस दिशा में आ रही है, तो वक्रता केंद्र की ही दिशा में आ रही है। ये देख लीजिए, वक्रता केंद्र की दिशा में आई तो उसी दिशा में क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया। तो दोनों में वही कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण, चाहे उत्तल या अवतल है ना, उसके वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग पर लौट जाएगी। इस तरीके से हम लोग दो नियम को पढ़े और हम लोग अभी दो नियम को पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे और चौथे नियम को देखते हैं। अभी हम लोग दो नियम के बारे में जाने
अब तीसरा चौथा क्या नियम है उसको जानते हैं। रूल 3 लिखा गया है, रूल 4 लिखा गया है। रूल 3 जो है जस्ट रूल 1 के अपोजिट काम है। हम लोग रूल 1 में यह पढ़े कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या उत्तल हो या अवतल हो उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस से गुजरेगी, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, है ना, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो थर्ड रूल में क्या है, जब प्रकाश की किरण आपका फोकस की दिशा में आपतित होगी, है ना, तो फोकस की दिशा में जिस समय आपतित होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर रिटर्न हो जाएगी, है ना, परावर्तन के बाद लौट जाएगा। इसमें भी वही है, फोकस की दिशा में आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। दोनों में ही वही कंडीशन है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ तो आप मुख्य अक्ष नहीं, फोकस की दिशा में आपतित होगा तो मुख्य अक्ष के दिशा में परावर्तित होगा। यहाँ भी फोकस की दिशा में आपतित होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर में क्या होगा, परावर्तित होगा। जस्ट इसी का अपोजिट लाओ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो फोकस की दिशा में परावर्तित होगा, चली जाएगी, गुजरेगी। तो पहला, ठीक, हाँ पहला वाला। और फिर यहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो क्या होगा, फोकस की दिशा से जाती हुई प्रतीत होगी, है ना, लगेगा कि फोकस से आता है। तो ये दोनों पहला और तीसरा सेम टू सेम है लेकिन अपोजिट है। फोकस की दिशा में आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस की दिशा में जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर तीसरे रूल को भी देख लिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण में, और किसका फिगर किस तरीके का होता है वो भी हम लोग देख लिए, ठीक। चौथा रूल बताता है कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण में उत्तल या अवतल दोनों ही, उसके ध्रुव मतलब समझ में आता है, ये है ना, पोल, उसका इंग्लिश नाम हो गया। ध्रुव मतलब हो गया दर्पण का मध्य भाग, दर्पण का मध्य भाग की दिशा में आपतित होती है। यानी कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, किस दिशा में, देख लीजिए, ध्रुव की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस लौट जाती है। वही कोण, जितना कोण से आपतित होता है उतना ही कोण से परावर्तित हो जाता है, इसीलिए लिखा गया I बराबर R। यानी कि मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाता हुआ आएगा अब परावर्तन के बाद भी उतना ही कोण बनाता हुआ वापस चला जाएगा, ठीक है। पोल पे आ गया, हाँ, पोल पे ही, पोल की दिशा में आएगी, है ना, ये आपका डिफाइन किया गया, ठीक है, रूल है कि पोल की दिशा में जब आएगी तो आप मुख्य अक्ष के साथ कुछ न कुछ कोण बनेगा, तो जितना कोण आपका आपतन कोण बनेगा उतना ही कोण परावर्तन कोण बनेगा, उतना ही कोण बनाता हुआ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। I बराबर R हो जाएगा। ये अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में भी वैसा ही काम होगा, है ना। पोल की दिशा में I बनाता हुआ आया और R बनाता हुआ चले गया, तो यहाँ पे I और R जो है दोनों बराबर होगा, जितना कोण आपतन कोण होगा उतना ही कोण परावर्तन होगा। तो वही लिखा गया है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस लौट जाती है जो मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण का होता है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपका आपस में इक्वल होता है। इस तरीके से हम लोग गोलीय दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम को जान लिए, और इसी 4 नियम से हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हम लोग अगले क्लास में प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। जैसे मान लिया जाए आपका एक अवतल दर्पण ले लेते हैं हम लोग, ठीक, और अवतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को भिन्न भिन्न जगह पर रखते हैं। ये आपका क्या ले लिया गया है, अवतल दर्पण, ठीक। और इस अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष स्थित ये है आपका, ये आपका पोल है, ये आपका F है, ये आपका C है। अब गौर से देखिए, तो अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को भिन्न भिन्न जगहों पे रख सकते हैं। कहाँ कहाँ, भिन्न भिन्न। ऐसा होता है कि हम लोग जैसे
अवतल दर्पण या अवतल दर्पण जो लगाया जाता है किसमें, मिरर में, यानी कि गाड़ी के पथ दृश्य दर्पण में, तो होता क्या चीज है, सेट करने का तरीका होता है। जैसे टॉर्च देखें, टॉर्च हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग में पढ़ेंगे, या अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी हम लोग जानेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए, अगर वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये क्या है मान लीजिए ए बी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखेंगे, ये पोल है ये फोकस है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये याद रखना। जब हम लोग वस्तु को एफ पर यानी कि फोकस पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब हम लोग वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु को सी और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु को अनंत दूरी पे रखेंगे, जैसे सूरज जो है अनंत दूरी पे, सूरज कहाँ है, अनंत दूरी पे रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सूरज से आती हुई प्रकाश का किरण का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। हम लोग इस सारे को देखेंगे। तो आज हम लोग एक डेमो के रूप में देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लिए कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, ए बी, यानी कि एफ और पी के बीच। इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग हमेशा दो प्रकाश का किरण लेंगे। कितना प्रकाश का किरण, दो प्रकाश का किरण, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में। पहला क्या बोला गया, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा क्या बोला गया, वक्रता केंद्र की दिशा में। इसी दोनों प्रकाश की किरणों से इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाएगा। कैसे देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इससे दो प्रकाश, ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है कि किसी भी वस्तु से केवल दो ही प्रकाश निकलेगा, ऐसा है क्या, बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलेगा। लेकिन हम लोग जिस प्रकाश को हम लोग किरण आरेख में खींच सकते हैं, उसी प्रकाश के किरण को हम लोग जाने हैं और उसी से उसका हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जैसे देखिए, हम लोग पहला किरण यहाँ से ए पॉइंट से ले लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हुआ, मान लीजिए कि ये सी पॉइंट पे पड़ा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, तो फोकस की दिशा में आएगा। हम लोग तुरंत पढ़े थे, ये देख लीजिए, फोकस आपका ये इस दिशा में आपतित हो गया। यहाँ पे फिगर देखिए टेढ़ा बन गया, एकदम सीधा बनना चाहिए, ठीक है। तो फोकस की दिशा में आपतित होगा। दूसरा किरण कहाँ से लेते हैं, तो दूसरा किरण जो हम लोग लेते हैं वो आपका इस डायरेक्शन में लेते हैं, वक्रता केंद्र की दिशा। वक्रता केंद्र की दिशा में हम लोग लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। तो ये परावर्तित होगा, इसी दिशा में लौट जाएगा कि नहीं लौटेगा, है ना। वक्रता केंद्र की दिशा में जो प्रकाश का किरण गया, ये देखिए गया, तो इसी दिशा में क्या होगा, वापस लौटेगा। हम लोग अभी पढ़े हुए हैं। इसका इमेज देखिए, यहाँ पे कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रहा, ये दोनों जो है फैलता हुआ चले जाएगा। इमेज इसका इधर नहीं बनेगा, इमेज बनेगा कहाँ, इमेज बनेगा अवतल दर्पण के पीछे में। ये देखिए कैसे, तो ये किरण जो है आपका इस दिशा में ऐसे जाएगा, ठीक, और ये वाला किरण ऐसे जाएगा, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा, ये देखिए मान लीजिए इस बिंदु पर काटा, ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर मिलेगी या जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मिला तो ए डैश हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, यानी कि ए बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब हम लोग पूरा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक सीधा लाइन खींच देते हैं, और ये पॉइंट जो है वो बी डैश बन गया, यानी कि बिंदु बी का, और ए डैश बी डैश जो है इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हो गया, बिंदु। हाँ, और इस कंडीशन में वस्तु का जो इमेज बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो हम लोग ये सारे के सारे कंडीशन को जानेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग केवल एक झलक देखें प्रतिबिंब का कि कैसे बनता है आपका, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है, ये हर एक कंडीशन, और यही कंडीशन एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर के सवाल में। जब वस्तु को, है ना, बिहार बोर्ड के यानी कि हर एक साल के एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा, इसी पर आधारित। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु को पोल तथा
फोकस के बीच में रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है, इसलिए घर में आप लोग पढ़ा कीजिए। आप लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, आप बिना पढ़े लिखे कहिएगा कि हम पास हो जाएंगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास तो ऐसे हो जाएगा। अभी जिस प्रकार का कोरोना काल चलता, हो सकता है अगले साल एग्जाम ही नहीं हो, ऐसे पास कर दिया जाएगा। जैसे इस बार सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट पास कर दिया 10th क्लास के बच्चे को, टोटल सीबीएसई बोर्ड का जितना भी नहीं हो तो ये कम से कम 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट्स में अपेयर होता सीबीएसई बोर्ड में। तो बताए 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट बिना एग्जाम दिए पास हो रहा है ना। तो पास करना अलग की बात है ना, लेकिन नॉलेज रखना अलग की बात है। अगर नॉलेज रहेगा तो आगे हमेशा काम होगा। आप लोग जब भी पढ़िएगा, इसीलिए पढ़ा कीजिए, नॉलेज लीजिए, है ना। ऐसा संभव नहीं है कि बिना एक कोदार ले लिए हम लोग, एक 5 एकड़ का खेत पे चले गए हैं, आप कोदार कंधा पे खाली रख लिए हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने आप खेत कोड़ा जाए, ऐसा संभव है? खेत कोड़ने के लिए क्या करना होगा? कोदार लेकर के कोड़ना पड़ेगा कि नहीं कोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत किए बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में सक्सेस हुआ है, किसके बदौलत हुआ? मेहनत के बदौलत। बिना मेहनत किए कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता। बार